नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको देश-प्रदेश की जानी-मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं उनसे किसी न किसी नए विषय पर सलाह मशवरा। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण लता केरीकेटा। वर्तमान में वे महिला सुरक्षा में एआईजी के पद पर कार्यरत है और साथ ही वे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नोडल ऑफिसर भी है। तो नमस्कार मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे मैं बहुत सी बातें करूँगी। आप महिला सुरक्षा में एआईजी के पद पर हैं और कई महिलाओं से जुड़ी समस्याएँ आपके पास आती है और उनका आप लोग निराकरण भी करते हैं। तो ऐसे कई गंभीर विषय जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। जैसे कि मैंने देखा है कि आप साइक्लिंग करती हैं, आप योगा भी करती है, मेडिटेशन भी करती है। तो ये कैसे आपने शुरुआत करी? इसके बारे में बताइए। शुरुआती तौर पे तो हम वॉक ही करती थी मैं। हुँ, हुँ। और वॉक करने के साथ-साथ हम योगा भी करते थे। तो क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही टेंशन्स रहती हैं, तत्काल डिसीज़न लेने पड़ते हैं और अपने आप को फिट रहने की बहुत आवश्यकता है। तो इसी इसी कारण से फिर मैंने ये सब चीज़ें शुरू की थी और जो धीरे-धीरे बाद में मेरा ये विस्तृत हुआ और मैंने इसको साइक्लिंग में मैं आई, फिर साइक्लिंग करने शुरू किया। फिर योगा की टीचर के माध्यम से मैं योगा सीखा हुँ, हुँ। और मेडिटेशन सीखा और अब मैं उसको लगातार कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने कहा है कि आपने योगा भी सीखा और मेडिटेशन भी सीखा, तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल यानी सबसे अच्छा आपने इसको कहाँ किया? और जहाँ आपके साथ जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको भी आपने योगा के लिए और मेडिटेशन के लिए मोटिवेट किया? जब मैं एसपी रेल के पद पर इंदौर में पदस्थ थी, तो कोरोना शुरू हो गया था। कोरोना का सेकंड लहर आया था और सभी लोग बहुत परेशान थे, सब अपने आप को फिट रखने की बात करते थे। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने एक दिन योगा करते-करते मुझे लगा कि मुझे सभी जितने कर्मचारी मेरे ऑफ़िस में हैं, जितने मेरे थाने हैं, लगभग 18 थाने मेरे पास थे पूरे पूरे इंदौर इंदौर के। हुँ, रेलवे की जो थाने वो अलग तरह के थाने होते हैं। जी। तो फिर हमने इसको ऑनलाइन योगा शुरू किया। मेरे पास एक हेड कांस्टेबल था जो योगा का मास्टर था हुँ, हुँ। और उससे बात करके फिर एक टाइम फिक्स किया गया और 5 से 6 का और हमने उससे पूरे हमारे 18 थानों को और हमारे हेडक्वार्टर को जोड़ा हुँ, और हुँ। फिर सभी ने उसमें योगा करा। तो जी। इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट रहा कि जो लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएँ थी, जो लोनलीनेस फेस कर रहे थे या जो हुँ, हुँ, घबरा हुँ। रहे थे, वो उन्होंने योगा के माध्यम से अपने आप को फिट किया और उनके पॉजिटिवनेस उसमें आई। उसके बाद फिर जब मैं भोपाल मेरी पोस्टिंग हुई एज़ एसपी देहात भोपाल, हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मैंने ये देखा कि चूँकि कमिश्नरेट से भोपाल अलग हुआ है और यहाँ संसाधन नहीं है, हुँ, तो हुँ। हमने फिर यहाँ के थानों को गाँव से जोड़ने का प्रयास किया और साइकिल के माध्यम से हम गाँव-गाँव पहुँच कर के लोगों से बातचीत शुरू करी और एक हुँ, अच्छा नवाचार हमारा हुआ, जिसमें हम बहुत लोग हमारे नज़दीक आए हुँ, और उन हुँ। लोगों ने देहात भोपाल को पहचाना कि हाँ, यहाँ पुलिस भी आ सकती है हुँ, और वो हुँ। अपनी समस्या हमें बताते थे। हुँ, हुँ। जहाँ तक वो कलेक्ट्रेट के द्वारा निपटाई जाने वाली समस्याओं से हमसे बातचीत करते थे और हम ये समस्या वहाँ तक पहुँचाते भी थे। तो एक अच्छा नवाचार हुआ, लोगों से जनसंपर्क अच्छा हुआ और उनसे संवाद भी अच्छा हुआ। हुँ, तो हुँ। पुलिस के प्रति हमारा उनका जो फ़ेथ था वो बढ़ा था। जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पीएचडी किया है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पीएचडी करने के बारे में आपने कब सोचा कि क्यों करना चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। जब मैं एज़ ए एसपी एजेके होशंगाबाद यानी कि 2011-10 हुँ, हुँ, हुँ। की बात है, मेरी पोस्टिंग थी और उस समय बिल्कुल पूरे भारत में 2000 में एक संविदा हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत के साथ में और भी लगभग 117 देशों ने इसमें हस्ताक्षर भी किए थे जी, जी। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे चर्चाएँ शुरू हो गई थी 2008 से। हुँ, हुँ। परंतु काम बहुत धीमे चल रहा था क्योंकि ट्रैफिकिंग को समझना बहुत ही कठिन काम है और समझना है तो वो लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो जब मैं एसपी जेके हुई और महिला सेल का भी मुझे काम था, दोनों काम मुझे करने पड़ रहे थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब हमने इसको बहुत बारीकी से पढ़ा था मैंने और जब मैं एसपी जेके होके जब होशंगाबाद के बैतूल जो जिला उसमें मैं जब एक प्रकरण मैंने देखा था जिसमें हुँ, लगभग 12 साल की बच्ची को शादी के लिए बेचा गया था। तो जी। उसको मैंने बहुत ही गंभीरता से सुना था, संवेदनशीलता सुना था, तब मुझे लगा था कि 12 साल की बच्ची की शादी जब 25 साल के लड़के के साथ होती है, तो वो क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं
और उसको मैंने पढ़ा और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि इस पे काम करने की आवश्यकता है और फिर वो धीरे-धीरे या मेरा जो ये रुझान था बढ़ा और फिर मैंने सबसे पहले इसमें डिप्लोमा किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे इग्नू जी, के माध्यम से जी। और फिर मैंने इस पर पीएचडी किया हुँ, बैतुल हरदा के संदर्भ में हुँ, मध्य हुँ। प्रदेश को लेकर के। जी, जी। तो अभी उसमें मुझे लगभग 6 साल लगे और मैं बहुत सारे इसमें सुझाव और रिकमेंडेशंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं जो हमने शासन को भेजा है। जी, जी। मैम जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो आपने मध्य प्रदेश के सिनेरियो को तो देखा ही है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से जिलों में सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेज़ होते हैं? देखिए इसमें ऐसा बाइफरकेशन नहीं कर सकते हैं कि किस जगह पे हो रहा है, किस जगह पे हुँ, नहीं हुँ, हो हुँ। रहा है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 5-6 कैटेगरी के अपराध ह्यूमन ट्रैफिकिंग के देखे गए हैं। एक तो वेश्यावृत्ति है, हुँ, फ़ोर्स मैरिज है, हुँ, हुँ। बंधुआ मज़दूरी के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और बलात्श्रम के लिए है। हुँ, हुँ। ये 4 कैटेगरी देखने को मिलती है और बाकी दूसरे जो प्रकार हैं ह्यूमन हुँ, ट्रैफिकिंग के, मनोरंजन वाले या हुँ, खेल वाले, चिकित्सा वाले यहाँ हुँ, देखने को नहीं मिले हैं। हुँ, जो ज़्यादातर पीड़ित महिलाएँ और बच्चियाँ हो रही हैं क्योंकि जो हमारे ऐसे आदिवासी बाहुल्य ज़िले हैं जहाँ पर आदिवासी महिलाओं का परसेंटेज अधिक है मतलब बालिकाओं का, तो वो बच्चियाँ शादी के लिए हरियाणा, राजस्थान हुँ, हुँ, और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट पर लेके जाई जा रही हैं। हुँ, हुँ, तो ये तो आंकड़े बताते हैं, हम एनसीआरबी देखेंगे या महिला अपराध में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में भी देखेंगे तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि हुँ। बंधुआ श्रम और फोर्स मैरिज और वेश्यावृत्ति के लिए भी है पर वो कम है। मतलब यहाँ जो अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बलाश्रम और फ़ोर्स मैरिज के थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। हाँ, उसके जी, आंकड़े ज़्यादा हैं। उसके आंकड़े ज़्यादा है। तो इनको ये किस वजह से होते हैं? जैसे आपने बताया कि आर्थिक परिस्थिति और इसको देखते हुए भी होते हैं, देखिए लेकिन फिर भी क्या मेजर वजह जो होती देखिए है? जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये एक उद्योग है। हुँ, हुँ, इसको आईएलओ ने एक उद्यम माना है और हुँ, ड्रग्स और आर्म्स का जो स्मगलिंग होता है उसके बाद 3rd स्थान पर हुँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। जी, माँग और पूर्ति जिस तरह से एक उद्योग में आवश्यक होती है उसी तरह ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी हुँ, अपराध काम करता है मतलब अपराधी काम करते हैं हुँ, हुँ, क्योंकि जैसी माँग बढ़ेगी वैसे ही आपूर्ति की जाएगी। हुँ, जैसे समझने के लिए जैसे अगर वेश्यालयों में वेश्यावृत्ति के लिए माँग आ रही है लड़कियों की, तो हुँ, उसकी पूर्ति की जाएगी। तो पूर्ति कहाँ से होगी? उन क्षेत्र से होगी जहाँ के लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं, हुँ, हुँ, जहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं हैं, हुँ, हुँ, जो कमज़ोर वर्ग के हैं एससी-एसटी या हुँ, जो कमज़ोर वर्ग के तो ऐसे लोग इसके पूर्ति के कारक बनते हैं। तो इसलिए इसके जो अपराध का दायरा बहुत बड़ा है। हुँ, हुँ, तो उसको हम ये सोचे कि सिर्फ़ गरीब लोग ही इसके पीड़ित होते ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, इसके जो पीड़ित हैं वो पढ़े-लिखे लोग भी हो सकते हैं। हुँ, हुँ, आज जब साइबर का ज़माना है, जब हर घर में मोबाइल है, हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो आज साइबर के माध्यम से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। घर के अंदर सुरक्षित पक्के मकान के अंदर अच्छे पढ़े-लिखे लोगों के बच्चों के साथ में, वो बच्चे उस मोबाइल में क्या कर रहे हैं, उस बच वो पता माता-पिता को पता नहीं होता। पता कब पड़ता है जब वो फिर शिकायत करता है या डिप्रेशन में चले आता है। ज़्यादा आसान हो गया आसान हो गया है, जी, पहुँच जी। चूँकि हर व्यक्ति पर्सनल पहुँच हो गई है। हुँ, हुँ, जो दलाल है या जो ब्रोकर है, हुँ, हुँ, वो उनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके यहाँ पे ₹100 मिल रही है, हमारे ₹500 मिल रही हुँ, है, हुँ, हुँ, आप यहाँ आ जाओ। जी, और फिर जी। जब वहाँ पहुँचते हैं वो लोग तो फिर उनके साथ उनको लगातार बंद करके या फिर हुँ, हुँ, उनके मिनिमम बेसिस भी नहीं देते हैं, न्यूनतम से भी न्यूनतम फिर उनको काम कराते हैं, हुँ, उसको हुँ, रोक लेते हैं। तो फिर वो ट्रैफिकिंग वहाँ पे शुरू होती है बंधुआ मज़दूरी वाली। जी, जी, तो जी। अभी ट्रैफिकिंग की परिभाषा विस्तृत होती जा रही है हुँ, हुँ। और इस पे भी सर्वे जो है काम अभी चालू है। जैसे आपने बताया कि आजकल मोबाइल के थ्रू ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ हम लोग देखते हैं चाइल्ड सरोगेसी मतलब लोग सरोगेसी के थ्रू भी क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये भी उसका एक प्रकार है क्या? देखिए, अभी मध्य प्रदेश में 3-4 ऐसे प्रकरण आए हैं बड़े-बड़े हुँ, जिसमें गोद लेने के लिए ट्रैफिकिंग हो रही है। जी। जो दत्तक लेने की जो प्रक्रिया है, हुँ, हुँ। वो कारा के माध्यम से होती है। हुँ, हुँ। जिस व्यक्ति को गोद लेना है, वो प्रॉपरली अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर वहाँ जमा होता है और उसके बाद उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की जाँच होती है। हुँ, हुँ। वो बच्चे के साथ क्या करेंगी, उनकी संपत्ति में क्या बच्चों को कितना देंगे, एक प्रॉपर एक चैनल होता है जी, और कारा के माध्यम से ही बच्चा गोद लिया जाता है। जी। परंतु जो लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हुँ, हैं, हुँ। जिनको शॉर्टकट चाहिए कि हमको उस परिस्थिति में नहीं जाना है, तो फिर वो बच्चे को चोरी के माध्यम से लेते हैं। हुँ, इसके मामले में सबसे बड़ी जो अपराध पंजीबद्ध हुआ अलीराजपुर में, हुँ। जहाँ पर लगभग 29 बच्चों को हुँ, हुँ। रेस्क्यू किया गया। वहाँ पर
ये देखा गया कि जो आरोपी था, मेन आरोपी था, उसने ये अध्ययन किया, क्योंकि वो एक बिजली विभाग में काम करने वाला एक लाइनमैन टाइप का व्यक्ति था, और उसने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ जो मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रही है, राजस्थान जा रही है, वो जब लौटती है तो प्रेग्नेंट होकर लौटती है, क्योंकि वहाँ पे उनके किसी न किसी संबंध हो जाते हैं। और चूंकि झाबुआ का कल्चर ये है, राजपूत कल्चर ये है कि वहाँ पे लड़कियों को रखा जाता है और लड़कों को नहीं। क्यों? क्योंकि लड़कों को संपत्ति से अधिकार देना पड़ेगा और लड़कियों को दहेज मिलता है। तो इस व्यक्ति ने इस पूरे कल्चर को पढ़ा और फिर उसने उनसे संपर्क किया, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में अबॉर्शन अलाउ नहीं है। तो वो जब जाते थे तो तब तक 5-6 महीने हो जाते थे, तो सरकारी हॉस्पिटल से उनको मना करती थी। तो वो उसने उसके जो बॉर्डरिंग गुजरात का जो उदयपुर, छोटा उदयपुर जगह है, वहाँ पर उसने उस हॉस्पिटल में संपर्क किया और इन लोगों को ले जाके वहाँ पर लेने लगे। और वहाँ पर उनसे ये कहा गया कि हम आपके बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा पालन पोषण करेंगे, तो आप बच्चा अपना यहाँ पर अबॉर्ट मत कराओ, उसको यहीं पर जन्म दो। और फिर वो बच्चे को वो लोग वहीं छोड़ के आ जाते थे। अब ये इस बच्चे को वो 1 लाख से लेके 2 लाख तक की कीमत पर उन्होंने सब जगह बेचा है। तो जब ये सूचना ऐसे वहाँ की पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति है जो इस तरह बच्चे बेचता है, तो पुलिस ने उसको रेड डाली और एक बच्चे को सबसे पहले रिकवर किया। और उसके बाद में फिर जब इसके साथ पूछताछ की गई तो उसने लगभग 29 बच्चों की उसने सूचना दी कि मैंने यहाँ बेचा है। तो पूरा रैकेट उसमें खुला और वो बच्चे जितने भी दिए गए थे वो वापस लेके आए गए और CWC के सामने प्रस्तुत हुए। बच्चों को बालक शिशु आश्रय भेजा गया और इस तरह से बच्चों को वहाँ से निकाल के लाए। तो इस तरह के और भी प्रकरण हैं जो छोटे, ये तो संख्या अधिक थी इसलिए तो मतलब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की श्रेणी में आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएगा, क्योंकि कोई बच्चा आप खरीद नहीं सकते। व्यक्ति, इंसान जो है वो खरीदने की चीज नहीं है जी। उसके लिए प्रॉपर नियम बनाया गया। उसी तरह से चिकित्सा वाला भी ऐसे ही होता है, क्योंकि चिकित्सा में भी आपको अगर किडनी की आवश्यकता है, आपको लीवर चाहिए, तो आपको प्रॉपरली रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा और फिर मिलेगा। लेकिन लोग क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो लोग शॉर्टकट अपनाने के लिए व्यक्तियों से उसको खरीद लेते हैं। तो खरीदने का तो कोई नियम ही नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में की ही श्रेणी में आता है। आते हैं और ये है अपना। जी जी। तो मैम यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम महिला सुरक्षा में आप क्या कर रही है और किस तरीके के नवाचार करी उस बारे में हम बात करेंगे। E4 में एक राजपुष्प स्कूल है जहाँ पे स्लम एरिया के बच्चे आते हैं। स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं है और उस स्कूल को एक अच्छा स्कूल बनाना चाहेंगे। हैप्पी स्कूल टाइप का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो करेंगे। जो ISO पद है मेरा, इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमारा मित्रता बढ़ाना और फ्लैग एक्सचेंज करना। मैंने 405 फ्लैग एक्सचेंज करे। रिनोव्हील के थ्रू हम लोगों को कुछ इंटरनेशनल, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसके ऊपर हम लोग फॉलो करते हैं। तो जब हम लोगों के बीच में जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनसे हमको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है
और उनसे जो हम वाइब्स और लेके आते हैं अपने घर में, तो वो ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगता है। पिछले साल हमने 100 वर्ष पूरे करे हैं इन व्हील मूवमेंट के, तो 2023-24 वाज आवर सेंटेनरी ईयर, सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन से। ईश्वर ने अगर हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी और का भी कर सकें, तो ये सोच के करते हैं और उससे हमें आत्मसंतोष बहुत मिलता है। और ये चाहते हैं हमेशा कि भगवान हमें दूसरों की सेवा करने का मौका देता रहे। पैसा खर्च करके आप खुशी पाते हैं, लेकिन जब आप सेवा करते हैं, जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, तो उससे जो आपको आनंद मिलता है वो आप व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे को लग रहा है कि अच्छी फैमिली मिल गई है, अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। आई एम वेरी हैप्पी। हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है और हमारा एक प्रोजेक्ट भी हो जाता है कि हम वहाँ के लोगों को लिटरेट किया, वहाँ पे हमने लोगों को अवेयर किया और वहाँ हम लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वाली जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। इस प्लेटफॉर्म से 26-27 साल पहले से जुड़ी हुई हूँ। हमने कई स्कूल्स में काम किए हैं, गांव में जाके काम किए हैं, जहाँ थ्रेशर और क्रशर चलते थे, वहाँ इतने परेशान होते थे लोग, कपड़े नहीं होते उनके पास, तो हम लोग जाके उनको देते थे। तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। 17 तारीख आएगी तो 20 साल से हमारे ब्लड डोनेशन करवाते हैं हम अपने यहाँ। शुरू से हम लोगों को मतलब जो शिक्षा दी गई क्या दूसरों के लिए कुछ करो। सेवा भाव है, सब एक दूसरे की केयर करते हैं। ब्रेक के बाद मैम आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपने कई केसेस बताए कि किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और मोबाइल के थ्रू भी हो रही है और डायरेक्ट भी हो रही है। लेकिन ये सब चीज़ें जब आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में तब पता चलता है जब घटना घटित हो जाती है और तब पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम चलता है और रेड वगैरह पड़ती है। लेकिन जो आपका विभाग है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए कैसे काम कर रहा है और कौन सी संस्थाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है? अभी पूरे मध्य प्रदेश में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हर महिला जो थाना है उसको घोषित किया गया है। जी जी। और जिसमें एक एनजीओ भी है कि जितने भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है उन पे एनजीओ काम कर रहा है और उसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से करते हैं। घटनाएं तो घटित होती है, उसके बाद हमें मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में सबसे पहले आवश्यकता है इसकी रोकथाम की, प्रिकॉशन की। तो वो प्रचार प्रसार से और ही हो सकता है। तो इसमें महिला बाल विकास है, श्रम विभाग है और पंचायत है। ये ऐसी डिपार्टमेंट है जो मिलके ही ये काम कर सकते हैं, अकेले पुलिस नहीं कर सकती है। जी तो उसकी भी इसमें भागीदारी रहती है। जी जी। तो जैसे आपने बताया कि आप प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग जागरूक हो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जैसे केसेस ना हो और अगर किसी को पता चल रहा है तो वो आपको पुलिस विभाग को सूचना दे। हाँ, तो कोई इसके भी लिए सूचना दे सकता है इसमें। जी जी। और इसके लिए शायद आप लोगों ने, मैंने देखा है कि कुछ फिल्में भी बनाई हैं कि जो सत्य घटनाओं पर घटित है, जिससे कि लोग जागरूक हो। और आप जो लोग इसके लिए आगे बढ़कर काम करते हैं उनको आप लोग एक अवार्ड भी देते हैं असली हीरो का। तो अब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है, क्या ये अभी भी योजना चल रही है या अभी भी किस तरीके से काम चल रहा है? तो असली हीरो का जो पुरस्कार है वो तो अभी तक जीवित है और कहा गया है कि आप दें। लेकिन अब मैं एक और बात जानना चाहूँगी कि जो आजकल बच्चों में सिखाया जा रहा है गुड टच एंड बैड टच, ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूलों में जाके या कॉलेजेस में जाके आपका विभाग किस तरीके से मोटिवेट कर रहा है, इस पर कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? बच्चों के साथ जो अपराध पॉक्सो के तहत हो रहे हैं और बच्चों को कैसे जागरूक किया जाए, इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी बनी है। और हमारे हर जिले में एक महिला सेल है, एक महिला थाना है, एक महिला डीएसपी उसको देखती है। तो सभी को निर्देश है कि वो उनके अधीनस्थ जितने स्कूल इस जिले में, जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेजेस हैं, स्कूलों में छोटे बच्चों को बैड टच, गुड टच, और कॉलेजों में जो 376 के अपराध है, 354 के अपराध है, वो कैसे हो रहे हैं, क्या उनका प्रिकॉशन रखना, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। और लगातार इसमें इसका अभियान भी चलाया जाता है। और सभी कॉलेज जो हमारे महिला सेल से जुड़े भी हैं। और हम लोग अकेले इसमें पुलिस मात्र काम नहीं करती है, इसमें हम लोग एनजीओ को भी शामिल करते हैं, जहाँ स्थानीय लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये अभियान चल रहा है। लेकिन
अब मैं जानना चाहूँगी कि जो महिलाओं की नियुक्ति की हम बात की जाए कि हर ज़िले में एक सेल बनाया हुआ, महिला सेल भी बनाया हुआ है और साथ ही हर थाने में ये भी रखा है कि एक महिला अधिकारी होना चाहिए, किसी भी तरीके के अगर महिला से जुड़े केसेज़ आते हैं कि उनकी विवेचना के लिए। तो क्या स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में, क्या हर जगह महिला जो पुलिस है वो तैनात है या फिर कुछ कमी है या और कुछ रिक्रूटमेंट होना बाकी है? जो हमारे अभी जितने कानून हैं इसमें अमेंडमेंट में यह हुआ है कि जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनके साथ कोई घटना घटित होती है तो उसमें महिला सब इंस्पेक्टर ही उनके बयान लेती है, वही एफआईआर दर्ज करती है। हमारे हर जिले में एक ऊर्जा डेस्क है जी। जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल एएसआई जो भी उपलब्ध रहेगी वो उसमें प्रभारी रहती है और जो भी व्यक्ति महिलाएं आती है अपनी बात रखने, चाहे वो उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो घरेलू हिंसा की बात कर रही हो, चाहे जमीन की बात कर रही हो, चाहे विधिक सहायता की बात कर रही हो, तो वो एक डेस्क जो है उसको रेफर करता है जहाँ पे उसको जाना है। जी। अब चूंकि ये सभी व्यवस्थाएं महिलाओं और बच्चों के लिए की गई है और मध्य प्रदेश में लगभग 7.5% महिलाएं हैं। 33% की घोषणा है पर अभी 7.5% महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में है। हाँ, 7.5% है। तो अभी और महिलाओं की आवश्यकता है क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है और इतने कम स्टाफ के साथ में हर थाने पे महिला नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी भर्ती प्रक्रिया चालू है और जब भर्ती पूरी हो जाएगी उसका 5 साल का एक टारगेट है कि हम 5 साल में 33% पूरा कर पाएंगे। तो इसकी कोशिश की जा रही है, वो भर्ती हो रही है। ज़्यादातर अगर हम देखें कि महिला थानों की बात करें या हम भोपाल में ही देखें तो हम कई बार वहाँ से गुजरते हैं तो महिला थाने के बाहर जनरली घरेलू हिंसा से जुड़े जो लोग होते हैं क्योंकि परिवार खड़ा है मतलब घरेलू हिंसा का कोई ना कोई केस होगा और आए दिन हम देखते भी हैं कि घरेलू हिंसा के केसेस शायद आपके पास ज़्यादा आते भी होंगे। तो ये किस तरीके के केसेस हैं, कितने आते हैं और कैसे आप लोग इसको टैकल करते हैं? घरेलू हिंसा और महिला संबंधी अपराध तो अलग अलग चीजें हैं। घरेलू हिंसा में 4 कैटेगरी है, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा और लैंगिक हिंसा। ये जो घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है समझौता वाला अपराध है और उसमें सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जी। उसमें व्यक्ति को एक डीआईआर फॉर्म होता है, उसको भरा जाता है और उसको सीधे न्यायालय को प्रस्तुत करते हैं। जी। न्यायालय जो उसका जो परिवादी मतलब उसका जो विपक्ष है मतलब जो महिला पीड़ित हुई तो उसको समझाता है कि जैसे आप इसके मारपीट नहीं करोगे या इसको आप रहने के लिए स्थान दोगे या इसको आप खर्चे के लिए जो पैसा नहीं दे रहा है या उसको बाहर नौकरी करने नहीं दे रहा है या बच्चों को पढ़ने बहुत सारे उसमें अपराध है। तो वो न्यायालय उसको समझाइश देता है और फिर उसके समझाइश का पालन नहीं करने पर न्यायालय उसको सजा देता है। परंतु जो महिला थाने में जो लोग आ रहे हैं वो 498 के लिए आ रहे हैं। 498 मैंने महिला को दहेज या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए। ये 2 अलग अलग चीज हैं। तो लेकिन उसके अलावा हम देखते कि जो 498 की केस की आप बात करी थी, एक्ट की बात करी थी 498, तो अभी जो नए एक्ट में रिफॉर्म्स हुए हैं तो क्या इसमें 498 में भी कुछ चेंजेस आए हैं? पहले 498 के प्रकरणों में गिरफ्तारी होती थी परंतु अभी अर्नव केस के बाद में 498 के प्रकरणों में गिरफ्तारी नहीं होकर नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि क्या इससे क्या परिवार टूटने से बच रहे हैं कि ये परिवर्तन 498 में किया गया है। जी। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि जो यंगस्टर्स हैं और जो टीनेजर्स हैं हम उनकी बात करें क्योंकि सब लोग पुलिस के पास बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाते, उनके अंदर पुलिस को देख के डर की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो डर है पुलिस के प्रति इसको कैसे कम किया जा रहा है या उनको आप क्या समझाइश देंगे कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आपको सीधे पुलिस के पास आना है, वहां आके अपनी बात कहनी नहीं, है? मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि हमारे आउटरीच प्रोग्राम चलते हैं, स्कूल कॉलेजों में चल रहे हैं और बाल मित्र थाने का भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है कि एक कमरा है, अगर बच्चा पीड़ित है या बच्चा आरोपी है तो उसको बाल मित्र एक कमरा होता है जहाँ पर उसको बिठाया जाता है, जहाँ से बातचीत की जाती है। हर थाने में महिला बाल कल्याण अधिकारी होता है, वो सिविल कपड़े में होता है और वही बच्चों से बात करता है। जी। अब चूंकि पुलिस को तो हमेशा ही उसका नेगेटिव रूप में जाना जाता है क्योंकि पुलिस का काम ही ऐसा है कि वो काम मतलब ऐसे लोगों के साथ काम करती है जो कि आरोपी होते हैं। तो उसकी छवि पुलिस की पहले की तुलना में अभी की पुलिस में बहुत फर्क हुआ है। तो अभी तो ये पूरी कोशिश की जा रही है कि पुलिस एक सुहावनात्मक रूप में दिखे, एक
वेलफेयर के रूप में दिखे, और इसका पूरा प्रयास हमारे वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की कई एडवाइजरी जारी की है जो पुलिस को मानवीय दिखाए। कोलकाता की अगर हम बात करें कि कोलकाता में जो एक महिला जो डॉक्टर थी उसका मर्डर किया गया, और दूसरा एक और बदलापुर जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हुआ। तो ऐसे जो केसेस हो रहे हैं, आप क्या समझती है कि इनको रोकने के लिए या ये क्यों घटित हो रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? महिला संबंधी जो अपराध हैं, ये एक मानसिक विकृति है। जी। व्यक्ति महिलाओं के प्रति जो सोच है, जो उसको अपने बराबर का नहीं समझना या फिर एक उपभोग की वस्तु समझना, इस मानसिकता से ही ये अपराध होते हैं। जी। क्योंकि यदि महिला को दबाना है तो मारपीट की जाएगी, महिला चुप रहे तो उसके साथ में कोई घटना की जाएगी। तो जब तक मानसिक बदलाव नहीं होगा, महिलाओं को पुरुष के बराबर नहीं समझेगा, अपने बराबरी का दर्जा नहीं देगा, तब तक तो ये घटनाएं होती रहेंगी। तो अभी और आवश्यकता है महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की, उसको अधिकार दिए जाने की, और मानसिक बदलाव की, जेंडर सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। ये हमारे पालन पोषण जो हम बच्चों का करते हैं, उसमें ही बचपन से ही अगर माता पिता अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, लड़का हो लड़की हो, बराबर की दर्जे से उसको पालन पोषण करें, बराबर के अवसर दें, बराबर का खाना दें और बराबर की सोच दें, तभी ये परिवर्तन आएगा। नहीं तो ये हमेशा ऐसा होता रहेगा। तो अभी आवश्यकता है कि हमारे स्कूल सिलेबस में, हमारे परिवारों में, हमारे जो मंदिर हैं उसकी पुजारी भी इसका कर सकते कि बच्चों को, दोनों बच्चों को बराबरी से पालन पोषण हो सके, ऐसा एक माहौल देने की आवश्यकता है। तभी मुझे लगता है कि अपराध कम होंगे। जी। तो कुल मिला के हम अगर बात की जाए, तो अगर लड़का और लड़की में अगर समानता का अधिकार रहे, तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि बच्चा बचपन से सीखेगा कि हाँ दोनों बराबर है, दोनों मनुष्य हैं। लड़का लड़की का भेद वो बचपन से अगर हटाता है, तो जब बड़े होते हैं तो फिर वो उसी तरह की परवरिश से बढ़ेगा, तो उसी तरह का सम्मान करेगा ना महिला, उसकी जो भी है, मित्र है या पत्नी है, तभी वो चीजें खत्म होंगी। तो मैम, आपसे हमने बहुत सी बातें की और बहुत सी बातों को आपने विस्तार से हमें बताया। तो हम मैम आपसे, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए हम आपसे मैसेज लेना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि बच्चे, जो लड़कियां हैं वो पुलिस में आए, पुलिस फोर्स ज्वाइन करें, इसके लिए आप बताइए। देखिए, मेरा तो सभी यंगस्टर से, सभी बच्चों से यही है कि वो ऐसा काम करे जिससे उनको संतुष्टि मिले। और चूंकि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो आपको काम करने के अवसर भी देता है, और आप वो काम कर सकते हो जो बाहर नहीं कर सकते हो। जी। तो अगर वो पुलिस में आते हैं तो स्वागत है, और उसके लिए मेंटली अगर वो अच्छी सोच के लोग आए, क्योंकि पुलिस तो समाज ही का एक अंग है। पुलिस में जो लोग हैं वो समाज के लोग हैं, तो अच्छी सोच के लोग अगर आएंगे तो पुलिस और अच्छी, बेहतर हो पाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ एक्ट के बारे में बताया। तो ज़रूर हमारे दर्शकों को ये प्रोग्राम देखने के बाद उनकी जो समझ है उसमें सुधार होगा, और समाज में भी कुछ वो सोच पाएंगे कि किस तरीके का हमें हमारे घर में माहौल रखना चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, इस बारे में उनको पता चलेगा। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।